गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और हम आज गंगा नदी तंत्र के अंतिम वीडियो को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में मुख्य रूप से जो भी अतिरिक्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है। जैसे छोटी छोटी जो नदियां होती हैं सहायक, कभी कभी उनको पूछ लिया जाता है। तो जितने भी एग्जामों में पूछी गई नदियां हैं उनका सभी का मैंने यहाँ पर कलेक्शन किया है भाई। और गंगा नदी तंत्र से संबंधित कुछ परियोजनाओं को चलाया जा रहा है और कुछ परियोजनाएं चलाई गई थी, तो उन सारी परियोजनाओं के बारे में भी आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो मोटी मोटी बातें हैं वो तो जनरली सबको ही पढ़ा देते हैं भाई, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता कोई। और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो सिलेक्शन की ओर स्टूडेंट को बढ़ाते हैं। तो देखते हैं, देखो एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। जैसे आपको अगर नहीं चमक रहा हो तो मैं बोल रहा हूं भाई। सबसे पहली है रोहिणी नदी। रोहिणी नदी ये मुख्य रूप से राप्ती नदी की सहायक है। किस नदी की सहायक है? राप्ती नदी की। और पीछे हमने बात भी की थी भाई, राप्ती नदी जो है मुख्य रूप से घाघरा की सहायक है। किस नदी की सहायक है भाई? घाघरा की सहायक है। और घाघरा में ये मुख्य रूप से बाएं तट से आकर मिलती है, बाएं तट से आकर मिलती है। और राप्ती नदी के तट पर ही कौन सा नगर बसा हुआ है? गोरखपुर। तो ये वाली बात हम पीछे पढ़ चुके थे। तो याद रखना, रोहिणी नदी मुख्य रूप से राप्ती नदी की सहायक है और राप्ती नदी मुख्य रूप से किसकी सहायक है? घाघरा। या आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं घाघरा नदी की परोक्ष रूप से रोहिणी नदी सहायक है। इतना क्लियर है भाई। अगली देखो, और कुछ नदियां हैं जो गंगा की सहायक है छोटी छोटी। जैसे वरुणा नदी। ये जो वरुणा नदी है ये गंगा की सहायक है और इसका उद्गम स्थल या फिर आप ये कह सकते हैं यह मुख्य रूप से वाराणसी में बहती है, क्योंकि वाराणसी मुख्य रूप से किसके तट पर है भाई? गंगा के। और वाराणसी में ये उत्तर की ओर से गंगा में ये उत्तर की ओर से आकर मिलती है। नहीं तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि गंगा में बाएं तट से मिलती है। ये कहां से मिलती है? बाएं तट से। और बहुत बड़ी नदी नहीं है, मात्र 200 किलोमीटर लंबाई की नदी है और मुख्य रूप से वाराणसी में ही ये बहती है। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो वरुणा नदी मुख्य रूप से गंगा की सहायक है। और सेंगर नदी ये मुख्य रूप से मैनपुरी वाले क्षेत्र में बहती है भाई। और गंगा में मुख्य रूप से दाएं तट से मिलती है। किस तट से? दाएं तट से। तो शायद ये चीज नहीं पूछी जाए आपसे कि किस तट से मिलती है, केवल आप सेंगर नदी याद रख लें। एक है मगई नदी और दूसरी है कीउल नदी। कीउल नदी ये भी मुख्य रूप से किसकी सहायक नदियां हैं भाई? गंगा नदी की। तो छोटी छोटी नदियां हैं, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में पूछी जाती रहती हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखो अगली कुकरेल नदी। ये है अगली, मैं पूरा सही से लिख रहा हूं, देखो कुकरेल नदी। कुकरेल नदी मुख्य रूप से गोमती नदी की सहायक है। किसकी सहायक है भाई? गोमती नदी। गोमती नदी हमने पढ़ी है, जौनपुर और लखनऊ इसी के किनारे बसा हुआ है। तो गोमती नदी की ही सहायक है कुकरेल नदी। और ये उसमें आपकी मुख्य रूप से दाएं तट से आकर मिलती है। तो ज्यादा बड़ी नदी नहीं है, आप याद रखना इसे। अगली है खोन नदी। तो देखो खोन नदी पूछी जा चुकी है, मुख्य रूप से किसकी सहायक है? तो गंगा की परोक्ष रूप से सहायक है। ये मुख्य रूप से रामगंगा नदी में मिलती है। और रामगंगा नदी में मिलने के पश्चात अपने जल को रामगंगा की सहायता से कहां गिराती है भाई? गंगा नदी में। तो इस बात को आपको याद रखना है, खोन नदी। अगली है खारी और धुंध नदी। ये हमने बात भी की है। खारी नदी और धुंध नदी मुख्य रूप से बनास की सहायक है। मुख्य रूप से किसकी सहायक है? बनास नदी की। और आप जानते हैं बनास नदी मुख्य रूप से किसकी सहायक है भाई? चंबल नदी की सहायक है। किस नदी की सहायक है? चंबल नदी की सहायक है। तो आप थोड़ा सा याद रखना, चंबल नदी की सहायक बनास नदी में खारी और धुंध दोनों नदियां आकर मिलती हैं। तो चंबल की परोक्ष रूप से सहायक है ये। अगली है धासन नदी या धसान नदी। दोनों नाम याद रखना। एटलस में तो धसान लिखा हुआ है, जबकि किताबों में धासन लिखा हुआ मिलता है। तो ये जो नदी है मुख्य रूप से बेतवा नदी की सहायक है। किसकी? बेतवा नदी। बेतवा नदी हमने पढ़ी है भाई, जो यमुना है, यमुना की सहायक नदी है ये।
और याद रखेंगे देखो ये जो धसान नदी है इस प्रकार से आप मान सकते हैं, ये गंगा है और ये यमुना, इसमें मुख्य रूप से बेतवा नदी आकर मिल रही है, ये आप इसकी सहायक नदी मान सकते हैं धसान। तो धसान की एक सहायक नदी है पथरई, इसकी एक सहायक नदी है पथरई नदी। तो इस पथरई नदी पर एक बांध बना हुआ है इसी नाम से और ये मुख्य रूप से यूपी में है। तो याद रखना पथरई बांध कहां बना हुआ है, यूपी में, और किस नदी पर बना हुआ है, पथरई नदी पर। अगर पथरई नदी नहीं देगा तो आपको देगा धसान नदी, तो ये आप याद रख सकते हैं भाई। अगला है दामोदर नदी। तो देखो दामोदर नदी को मैंने लिख दिया है, लेकिन आगे जब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ेंगे तो दामोदर नदी को दोबारा डिस्कस करेंगे भाई। दामोदर नदी मुख्य रूप से किसकी सहायक थी, हुगली नदी की। हुगली नदी में दाएं तट से ये आकर मिल रही थी। तो कोनार और बराकर नदियां, कोनार और बराकर नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। जब हम दामोदर नदी घाटी परियोजना को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कोनार नदी पर भी एक बांध बनाया गया है, कोनार बांध के नाम से, या कोनार जलाशय है इसका जो बांध से निर्मित जलाशय है भाई। और बराकर नदी पर भी कई बांध बनाए गए हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं। तो याद रहेगा भाई कोनार और बराकर दोनों की दोनों नदियां किसकी सहायक हैं, दामोदर नदी की सहायक हैं। अगली है देखो उत्तरी कोयल और जोहिल्ला नदी, उत्तरी कोयल और जोहिल्ला। तो उत्तरी कोयल को थोड़ा सा ठीक कर लेना भाई, पिछली वीडियो में मिस्टेक हो गई थी, सोन नदी की सहायक है, उत्तरी गोपल नदी लिख दी थी। तो थोड़ा सा याद रखेंगे उत्तरी कोयल नदी और जोहिल्ला नदी ये दोनों की दोनों मुख्य रूप से किसकी सहायक हैं, सोन नदी की। याद रखेंगे ये जोहिल्ला नदी जो है मुख्य रूप से दाएं तट से आकर मिलती है, जहां से देखो कल हमने पढ़ा भी था भाई सोन नदी की मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी सहायक नदी थी, एक तो रिहंद नदी हमने पढ़ी थी जिसपे रिहंद बांध भी बना हुआ है, एक गोपल नदी पढ़ी थी भाई, गोपल नदी। और ये दोनों की दोनों सोन नदी पर मुख्य रूप से दाएं तट से आकर मिल रही थी। कहां से आकर मिल रही थी, दाएं तट से, और दाएं तट से ही आकर मिलती है जोहिल्ला नदी। जोहिल्ला नदी भी कहां से आकर मिलती है, दाएं तट से। तो आप इसे याद रख सकते हैं। लेकिन जोहिल्ला नदी मुख्य रूप से एमपी में बहती है, मुख्य रूप से कहां बहती है भाई, एमपी में। और उत्तरी कोयल नदी भी एमपी में ही बहती है। तो आप याद रख लेना, बस सहायक नदी के हिसाब से याद रखना, और कुछ नहीं पूछा जाना आपसे इसका। इसके बाद देखो ये कुछ क्वेश्चन है 2-3 जो जनरली पूछे जा चुके हैं, मैं आपको इन्हें समझाता हूं। जो घड़ियाल होते हैं वो उसके लिए यूपी या भारत की कौन कौन सी नदियां प्रसिद्ध हैं, क्वेश्चन ये है भाई। तो उसके लिए आपको याद रखना है चंबल नदी और गिरवा नदी। चंबल नदी को तो हम पढ़ चुके हैं भाई, और जब हम वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे भी भाई घड़ियालों और मगरमच्छों के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य चंबल नदी पर बने हुए हैं मध्य प्रदेश में। तो थोड़ा सा याद रखेंगे। तो चंबल नदी की जो घाटी है ये मुख्य रूप से घड़ियालों के लिए और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी है गिरवा नदी। तो ये जो गिरवा नदी है, गिरवा नदी के बारे में आप देख सकते हैं, इसका जो उद्गम होता है नेपाल से। कहां से होता है भाई, नेपाल से। और एक और है कोर्डिया नदी। तो ये दोनों नदियां नेपाल से निकलती हैं, गिरवा नदी और कोर्डिया नदी दोनों आगे चलकर संयुक्त हो जाती हैं और संयुक्त रूप से घाघरा नदी में गिर जाती हैं। कहां गिर जाती हैं भाई, घाघरा नदी में। तो आप याद रख सकते हैं गिरवा नदी मुख्य रूप से घाघरा नदी की सहायक है। किस नदी की सहायक है भाई, घाघरा नदी की सहायक है। और ये मुख्य रूप से यूपी में कहां बहती है, तो यूपी में बहराइच में बहती है। कहां बहती है भाई, यूपी में बहराइच में बहती है। बहराइच में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है मुख्य रूप से गिरवा नदी इससे होकर बहती है। और इस नदी को, ये जो गिरवा नदी है ये मुख्य रूप से घड़ियालों के लिए संरक्षित है और साथ ही साथ मगरमच्छों के लिए संरक्षित है। और एक और बहुत बड़ी बात
कि यूपी में मतलब भारत में पाई जाने वाली जो गंगा की डॉल्फिन है, जो मीठे पानी में पाई जाती है, गंगेटिक डॉल्फिन, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा भी है, तो इस नदी में भी पाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में। जैसे आपने समुद्र में डॉल्फिन को कूदते छलांग लगाते हुए देखा है, बिल्कुल वैसे ही गिरवा नदी में जो डॉल्फिन है मीठे पानी की, वो इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और कुछ स्पेशल प्रजाति के कछुओं का भी संरक्षण किया जाता है इस आपकी नदी में। और ये मुख्य रूप से कहाँ होता है, कतरनिया घाट और एक नेपाल का राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें ये सारे प्रोग्राम चलते हैं भाई। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, भीलांगना और भागीरथी। तो पिछली वीडियो में हम पढ़कर आ चुके हैं भाई, जो भागीरथी नदी है वो मुख्य धारा कहलाती है गंगा नदी की, यानी कि जब गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है तो उसे भागीरथी कहते हैं। और इसके बाद उत्तराखंड के टिहरी जिले में, उत्तराखंड के टिहरी जिले में आकर मुख्य रूप से इसमें कौन सी नदी मिल जाती है, भीलांगना। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि किस स्थान पर आकर मिलती है। तो टिहरी जिले के जिस स्थान पर ये आकर मिलती है उसे कहते हैं गणेश प्रयाग। किस नाम से जाना जाता है, गणेश प्रयाग। जैसे आपने पढ़ा है भागीरथी और अलकनंदा कहाँ आकर मिलती हैं, देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, उसी प्रकार से भागीरथी और भीलांगना नदी कहाँ आकर मिलती हैं, गणेश प्रयाग। और इसी के निकट इस पर टिहरी डैम बना हुआ है, इसी के निकट इस पर कौन सा डैम बना हुआ है, टिहरी डैम। तो ये पढ़ चुके हैं हम वैसे तो। अगला देखो, सिंधु नदी और गंगा नदी, इन दोनों के जो पूरे अपवा तंत्र हैं, यानी कि जो नदी तंत्र हैं, उन्हें प्राकृतिक रूप से पृथक कौन करता है। वैसे तो हम देश को देखते हैं अभी, सिंधु नदी तंत्र मुख्य रूप से पाकिस्तान में है और गंगा नदी तंत्र मुख्य रूप से भारत में है। लेकिन भौगोलिक रूप से जो भूगोल होता है भाई, वो राजनीतिक बाउंड्री को नहीं देखता है। तो आपसे पूछा जाता है सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र या अपवा किसके द्वारा पृथक होते हैं, तो पोटवार के पठार द्वारा पृथक होते हैं। किसके द्वारा, पोटवार के पठार द्वारा पृथक होते हैं ये। और मुख्य रूप से इन्हें दिल्ली में रिज के नाम से जाना जाता है। अरे आपने पहाड़ियां पढ़ी हैं भाई, दिल्ली की रिज की, या जो मजनू का टीला है, जो मजनू का टीला है वो इसी का भाग है। पीछे हमने प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ा है, तो याद रखना मजनू का टीला जो अरावली की पहाड़ियां हैं, दिल्ली तक विस्तृत हैं, वहां पर उसे किस नाम से जानते हैं, मजनू का टीला या रिज की पहाड़ियां। तो इसी को पोटवार का पठार भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, पोटवार का पठार। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां और अन्य क्वेश्चन थे। अब कुछ परियोजनाओं को हम देख रहे हैं भाई। ये जो परियोजनाएं हैं, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो ध्यान रखें इन परियोजनाओं को भी। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो आपकी नमामि गंगे परियोजना है, सही है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नमामि गंगे परियोजना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जामों में। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2016 में हुआ था, जुलाई 2016 में। अगर एग्जैक्ट डेट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बहुत पुरानी योजना हो गई है तो एग्जैक्ट डेट कभी नहीं आएगी भाई, इससे संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। तो नमामि गंगे परियोजना का प्रारंभ जुलाई 2016 में हुआ था। और इस योजना का जो उद्देश्य था, गंगा नदी को स्वच्छ बनाना, क्योंकि गंगा नदी दिन ब दिन दूषित होती जा रही थी। आपने पढ़ा है भाई और बताया भी है मैंने आपको, जो कानपुर है इसी के तट पर बसा हुआ है, जो एक औद्योगिक केंद्र है, जहां मुख्य रूप से जो आपकी अशुद्धियां होती हैं या जो कल कारखानों के दूषित पदार्थ होते हैं वो इसी में डाले जाते हैं। तो गंगा को स्वच्छ करने के लिए और इसे संरक्षित करने के लिए तथा इसे पुनर्जीवित करने के लिए इस परियोजना को चलाया गया था। और इस परियोजना के तहत 2020 तक इस गंगा नदी को संरक्षित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये सबसे बड़ी बात है, 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया मात्र 4 सालों के लिए। 4 सालों में इस पे कितना रुपया खर्च होना था भाई, 20,000 करोड़। लेकिन अगर इससे पहले हम जाएं तो पिछले 30 वर्षों में मुख्य रूप से मात्र पिछले 20-30 वर्षों में मुख्य रूप से इसके 4 गुने रुपए हैं। ये पिछले 30 वर्षों में जितने रुपए गंगा नदी को संरक्षित करने में खर्च किए गए हैं
उसके 4 गुना रुपए हैं। आप देख भी सकते हैं 5,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से इस पर खर्च किए जाने हैं। इसके अंतर्गत किया जाएगा, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो ये जो नमामि गंगे परियोजना है, इसके तहत इस नदी के किनारे बसे हुए जो प्रमुख शहर हैं, सही है, और जो प्रमुख गांव हैं, उनमें विभिन्न परियोजनाएं चलाई जाएंगी। और उन परियोजनाओं के माध्यम से, जैसे शहरों में जो सीवर होते हैं, सीवर से निकालने वाला जो दूषित पदार्थ होता है या पानी होता है, वो किस में डाल दिया जाता है? गंगा में। तो उनके स्थान को मोड़ा जाएगा भाई। और गांव के क्षेत्रों में जो दूषित पदार्थ या गंदगी इसमें डाल दी जाती है, उन्हें रोका जाएगा। और जो घाट बने हुए हैं इसके तट पर, उनका सुदृढ़ किया जाएगा, नए घाटों का निर्माण किया जाएगा। जहां से इसमें नालों का प्रवाह हो रहा है, उन्हें बंद किया जाएगा। तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जाएंगी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की परियोजना है। तो आपको याद रखना है, ये एक फ्लैगशिप प्रकार की परियोजना है। कैसी? फ्लैगशिप परियोजना। फ्लैगशिप परियोजना का मतलब क्या होता है? एक ऐसी परियोजना जिसके अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हो। एक ऐसी परियोजना जिसके अंतर्गत खुद बहुत सारी परियोजनाएं, जैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो, मान लो किसी शहर में सीवर की गंदगी गंगा नदी में गिर रही है, उसे लेकर कोई परियोजना चलाई गई, सही है। दूसरी एक परियोजना चलाई गई, जो गांव है, गांव में जो दूषित मल गिराया जाता है आपका किसमें? गंगा नदी में, उसे लेकर तीसरी कोई परियोजना चलाई गई, जो घाटों पर धर्म के नाम पर जो अपशिष्ट गिराए जाते हैं गंगा नदी में, और गंगा नदी को गंदा किया जाता है, उन्हें रोकने के लिए जो चलाई गई परियोजनाएं हैं। तो 3-4 परियोजनाएं ऐसी जो गंगा नदी को स्वच्छ करने और संरक्षित करने से संबंधित हैं, वो सब किसके अंतर्गत चलाई जा रही होंगी? इसी के अंतर्गत। तो और इनका जो पैसा है वो भी कहां से आएगा? जो इसके लिए अमाउंट जारी किया गया है 20,000 करोड़, यहीं से आएगा। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं। और ये पूरी की पूरी परियोजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? केंद्र सरकार। इसमें राज्य सरकार का कोई भी योगदान नहीं है, यानी कि 100% अमाउंट 20,000 करोड़ रुपए कौन देगा इसके लिए? केंद्र। तो आप याद रखेंगे। अगला देखो, बिल्कुल इसी प्रकार की एक योजना कह सकते हैं, या 1985 में शुरू की गई थी भाई, जिसे गंगा एक्शन प्लान कहते हैं। और गंगा एक्शन प्लान आप ये मान सकते हैं, इसी का नाम परिवर्तित करके नमामि गंगे परियोजना, या फिर इसी से प्रेरित होकर नमामि गंगे परियोजना चलाई गई थी। और इस योजना के तहत, या गंगा एक्शन प्लान के तहत, गंगा को स्वच्छ करने और इसे संरक्षित करने तथा पुनर्जीवित करने के लिए 1985 से 2016 तक 4,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके थे। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और देखो, एक अच्छा अभियान गंगा नदी के संबंध में चलाया गया था जुलाई 2018 में। जुलाई 2018 में इसके तहत जो ये योजना थी वो थी गंगा वृक्षारोपण अभियान। गंगा वृक्षारोपण अभियान, ये जो अभियान चलाया गया था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत चलाया गया था। जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, वो जो चलाया गया था, वो चलाया गया था नमामि गंगे परियोजना के तहत। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा नदी की जो बेसिन है, गंगा नदी की जो बेसिन है, सही है, उसके तटों पर वृक्षारोपण से संबंधित था, सही है। और ये जो 5 के 5 राज्य हैं उनमें चलाई गई थी, सही है। 5 राज्य कौन से? गंगा नदी किन 5 राज्यों में बहती है? उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में जाती है, फिर बिहार में जाती है, और बिहार के बाद झारखंड में, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। तो 5 के 5 राज्यों में जहां जहां गंगा नदी घाटी की बेसिन है, उसके तटों पर वृक्षों का रोपण करने से संबंधित ये परियोजना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत चलाई गई थी। और इसके द्वारा ये माना गया था कि गंगा नदी के किनारों पर जब वृक्ष लगाए जाएंगे तो इससे 2 लाभ होंगे। एक तो लोगों को वृक्ष रोपण के प्रति जागरूक किया जाएगा, लोगों को वृक्ष रोपण के प्रति जागरूक किया जा सकेगा, और साथ ही साथ धरातल पर जो हरा क्षेत्र है, ग्रीन एरिया या वृक्ष क्षेत्र जो है, या वन क्षेत्र, उसमें वृद्धि होगी। तो 2 लक्ष्य रखे गए थे। इसके बाद देखो, ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूं
कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया था 20 मार्च 2017 को, और 20 मार्च 2017 को ये जो निर्णय सुनाया गया था, इसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, जीवित मानव का दर्जा दे दिया गया गंगा और यमुना नदी को। गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का, जैसे ह्यूमन हम हैं भाई, बिल्कुल उसी प्रकार से एक जीवित मानव मान लिया गया इन्हें। जितने भी अधिकार हमें दिए गए हैं वो सारे अधिकार गंगा नदी और यमुना नदी को दिए गए, और जो हमारे दायित्व होते हैं यानी कि जो हमारे कर्तव्य होते हैं वो सारे कर्तव्य भी इन नदियों के माने गए, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा उत्तराखंड के। तो आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया जा चुका है। तो भारत में 2 ही नदियां हैं जिन्हें जीवित मानव का दर्जा दिया गया है, एक तो गंगा और दूसरा यमुना। किसने दिया है? उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने या उत्तराखंड की सरकार ने, आप ऐसे कह सकते हैं भाई, सही है। अगली देखो, और एक महत्वपूर्ण परियोजना है गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना। तो गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना ये आप मान सकते हैं नमामि गंगे के समरूप ही है। ये भी परियोजना मुख्य रूप से एक प्रकार की नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत ही है, या कह सकते हैं इसी के तरह है। इसका जो प्रारंभ किया गया आप देख भी सकते हैं, जुलाई में इसे प्रारंभ किया गया और अगस्त में इसे प्रारंभ किया गया। 13 अगस्त 2016 को इसे प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य है, गंगा नदी, आप लिखें इस पूरी लाइन को जो मैं बोल रहा हूं, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के तट पर बसे 10 प्रमुख शहरों को, 10 प्रमुख शहरों को स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करना। 10 प्रमुख शहरों को स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करना। ये कैसी स्मार्ट सिटी होंगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये जो 10 शहर होंगे इन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जो जाएगा, स्मार्ट सिटी जो बनाया जाएगा वो उस तर्ज पर नहीं बनाया जाएगा कि हाई डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों को या इन शहरों को इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि इन शहरों से निकलने वाला, जैसे आप मानकर चले कानपुर है भाई, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो बहुत ज्यादा डेवलप क्षेत्र है और बहुत ज्यादा औद्योगिक केंद्र है। तो वहां जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला मल है जो गंगा नदी में आता है, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी गंगा नदी में नहीं आए। या आप बिल्कुल एक शब्द में ये कह सकते हैं, ये जो 10 शहर हैं इनसे निकलने वाले जो दूषित पदार्थ हैं जो गंगा नदी में जाने हैं, उन्हें रोकने के लिए ही इन्हें स्मार्ट बनाना। इन शहरों के जो सीवर का जल इसमें जाता है उन्हें रोकने के लिए या उन्हें अलग को मोड़ा जाए। तो कुछ इस प्रकार की परियोजना है स्मार्ट सिटी। ये 10 शहर हैं कौन कौन से? तो देखो ये ऊपर का हमने नोट कर लिया है भाई, तो आप ध्यान रखना, ये स्मार्ट सिटी कोई हाई डेवलपमेंट के आधार पर नहीं है भाई। स्मार्ट सिटी इस तर्ज पर बनाए जाएंगे कि इनसे निकलने वाली गंदगी गंगा में नहीं गिरे। तो आप देख सकते हैं, देखो कुछ तो गंगा नदी के तट पर ही है, आप इसे गंगा नदी मान सकते हैं। तो गंगा नदी के तट पर उत्तराखंड का है ऋषिकेश, इन 10 शहरों की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड का है ऋषिकेश, उत्तराखंड के बाद, उत्तराखंड में ऋषिकेश के बाद है हरिद्वार। तो आप जानते हैं ये दोनों के दोनों आपके कहां हैं? उत्तराखंड, दोनों गंगा नदी के तट पर हैं। कौन सी नदी है ये? गंगा नदी। इसके बाद देखेंगे जब आप यूपी में आएंगे तो यूपी के 3 शहर हैं, यूपी के 3 शहर हैं। एक तो कानपुर, सही है भाई, और दूसरा है आपका इलाहाबाद, और अगला है वाराणसी। इसके बाद एक है बिहार का, तीनों के तीनों आप जानते हैं यूपी में पड़ते हैं भाई और गंगा नदी के तट पर हैं। इसके बाद है पटना आप जानते हैं बिहार का है, सही है। इसके बाद है देखो मुख्य रूप से साहेबगंज, ये मुख्य रूप से पड़ता है झारखंड में। मुख्य रूप से कहां पड़ता है भाई? झारखंड में। तो आप याद रखेंगे। इसके बाद देखो आप जानते हैं हुगली नदी इससे निकाली गई है पश्चिम बंगाल में, या निकली हुई है हुगली नदी। तो हुगली नदी के तट पर है बैरकपुर, तो ये पश्चिम बंगाल का है भाई। ये कौन सी नदी है? हुगली नदी। तो हमने यही बताया भाई कि ये जो स्मार्ट सिटी है गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों, जैसे आप जानते हैं एक गोमती नदी है इसकी सहायक, गंगा की सहायक गोमती नदी है।
और उसी के तट पर बसे हुए हैं जौनपुर और लखनऊ। सॉरी, ये यहां पर आकर नहीं मिलेगी भाई, यहां पर आकर मिलेगी, सही है, लखनऊ। तो लखनऊ भी इन स्मार्ट सिटी में सम्मिलित है। और एक यमुना नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है मथुरा। तो आप काउंट कर सकते हैं, देखो ऋषिकेश 1, हरिद्वार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये 10 शहर हैं, इन्हें स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा। स्मार्ट सिटी में इस प्रकार से बदला जाएगा कि इनसे निकलने वाले दूषित पदार्थ से गंगा नदी गंदी ना हो। तो गंगा नदी को स्वच्छ करने से संबंधित है, तो नमामि गंगे के अंतर्गत ही होगा। और ये योजना है कैसी, तो याद रखेंगे ये एक हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल पर आधारित है। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर आधारित है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हाइब्रिड का मतलब तो संकरण होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसका मतलब है जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों की दोनों की भागीदारी होगी। मतलब सरकार और प्राइवेट दोनों कंपनियां मिलकर इन शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलेंगी। ये जो परियोजना है ये भी केंद्र सरकार की ही है, ये भी केंद्र सरकार की ही है। प्रारंभ में इसमें यह बात की गई थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 70% और 30% हिस्सा होगा इसमें लगने वाले फंड में। लेकिन बाद में ये पूर्णतः केंद्र सरकार आधारित हो गई और इसमें पहली किस्त में 40% पैसे दिए जाएंगे, अमाउंट दिया जाएगा कंपनियों को। और बचे हुए जो पैसे होंगे उनके लिए या तो लोन प्रोवाइड कराया जाएगा कंपनियों को, उनके लिए या तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की या निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, नहीं तो उन्हें केंद्र सरकार दूसरी किस्त में पैसों का वितरण करेगी। तो इस प्रकार की परियोजना है और अगले 20 वर्षों में ये किया जाना है 2016 के बाद, यानी कि 2026 तक पूरी तरह से इन्हें विकसित कर दिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं भाई। और इसी परियोजना में जो गंगा नदी क्षेत्र है उसे 3 भागों में बांट दिया गया, उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। गंगा नदी क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, एक तो उत्तरी गंगा क्षेत्र, मध्य गंगा क्षेत्र और निचला गंगा क्षेत्र। उत्तरी या ऊपरी गंगा क्षेत्र, सही है, मध्य गंगा क्षेत्र, ऊपरी गंगा क्षेत्र, मध्य गंगा क्षेत्र और इसके बाद है तीसरा निचला गंगा क्षेत्र। तीसरा है निचला गंगा क्षेत्र, निचला गंगा क्षेत्र। तो इन तीनों को याद रखेंगे। कहां से कहां तक है, तो जो ऊपरी गंगा क्षेत्र है वो मुख्य रूप से गोमुख, जहां से इसका उद्गम है, गोमुख से लेकर हरिद्वार तक है, गोमुख से लेकर हरिद्वार। और अगला है देखो जो मध्य गंगा क्षेत्र है वो हरिद्वार से वाराणसी तक पड़ता है, वाराणसी तक। और जो निचला गंगा क्षेत्र है वो है आपका मतलब वाराणसी से कलकत्ता, वाराणसी से कलकत्ता, नहीं तो आप हल्दिया भी कह सकते हैं। और इन क्षेत्रों की जो लंबाई है ये 294 किलोमीटर क्षेत्र तक है, सही है। मतलब गंगा क्षेत्र में गंगा की लंबाई गोमुख से हरिद्वार तक 294 किलोमीटर मान सकते हैं। और दूसरा है 1082 किलोमीटर और तीसरा है 1134 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 3 भागों में इसे बांटकर इसका संरक्षण या फिर इन शहरों को डेवलप किया जाएगा। तो ये कुछ परियोजना और कुछ क्वेश्चन थे, आप इसके बाद प्रैक्टिस सेट करके देखें, अधिकांश क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।